नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों मुंबई नागपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन ने फाइनल टेस्टिंग अभी अपनी कंप्लीट कर ली है और अब अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसको कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये नेचुरल गैस पाइपलाइन मुंबई नागपुर झारसुगड़ा नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ पर 8,000 करोड़ रुपीज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। ओवरऑल इसकी टोटल लेंथ 1700 किलोमीटर के आसपास है और उसमें से मुंबई नागपुर सेक्शन 700 किलोमीटर के आसपास है, जो अभी पूरी तरह से तैयार है ओपनिंग के लिए। टेस्टिंग यहाँ पर मल्टीपल फेजेस में की गई है और अलग अलग कंडीशंस में भी की गई है, जहाँ पर अलग अलग यहाँ पर प्रेशर दिया गया था। अभी जो गैस पाइपलाइन की चार्जिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और इनफैक्ट नासिक तक नेचुरल गैस पहुंच भी चुकी है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये नागपुर तक पहुंच जाएगी। अगली दो अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों पुणे रेल डिवीजन के द्वारा लोनावला पुणे डाउन रेल सेक्शन की लाइन फेंसिंग की जा रही है और अभी इसमें से 92.4 किलोमीटर का रेल सेक्शन के ऊपर उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों ऐसे इस रेल सेक्शन की टोटल लेंथ 240 किलोमीटर के आसपास है और 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पर फेंसिंग काम किया जा रहा है, ताकि ट्रेस पासिंग को यहाँ पर रोका जा सके। ओवर द ईयर्स यहाँ पर ट्रेस पासिंग के चलते कई सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं, तो इसी के चलते यहाँ पर ये काम हो रहा है। 2024 से ही पुणे रेल डिवीजन ये काम कर रहा है और अभी फेंसिंग के साथ साथ 19 लोकेशंस पर सबवेज भी तैयार किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 234.64 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च होंगे और जिस हिसाब से यहाँ पर प्रोग्रेस चल रहा है, अगले साल अप्रैल के आसपास ये पूरा का पूरा सेक्शन फेंस कर दिया जाएगा। अगली दो अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों हुबली के अंदर कैंपागिरी लेक रिवाइवल के लिए पूरी तरह से तैयार है और अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर शालमला रिवर का पानी यहाँ पर सप्लाई कर दिया जाएगा। दोस्तों कैंपागिरी लेक फिलहाल 13 एकड़ की एरिया में फैली है और ये अभी पूरी तरह से सूख चुकी है। ओवर द ईयर्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर कुछ खास ध्यान दिया नहीं था, लेकिन कर्नाटक सरकार ये चाहती है कि इसको रिवाइव करके एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट किया जाए और उसी के चलते शालमला रिवर का कुछ पानी यहाँ पर डाइवर्ट किया जाएगा। पाइपलाइन ऑलरेडी यहाँ पर बन चुकी है। हुबली धारवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कर्नाटक टूरिज्म डिपार्टमेंट और हुबली धारवाड़ अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये तीनों मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जहाँ पर किसी डिपार्टमेंट ने पाइपलाइन बनाई है, जबकि किसी डिपार्टमेंट ने जो सीवेज वाटर यहाँ पर डिस्चार्ज होता था उसको रोका है। कुल मिलाकर अभी 10 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर आपको पानी भी आता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर दोस्तों हरियाणा सरकार को अभी 200 और इलेक्ट्रिक बसेस मिलने वाली हैं पीएम ई बस सेवा प्रोग्राम के अंतर्गत, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 200 बसेस का एलोकेशन हरियाणा के लिए अप्रूव कर दिया गया है। दोस्तों इस 200 में से 100 बसेस तो फरीदाबाद के लिए होंगी, जबकि 100 ही बसेस गुड़गांव के लिए होंगी। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाया गया है बसेस के प्रोक्योरमेंट और ऑपरेशन को लेकर, जिन्होंने टेंडरिंग स्टार्ट कर दी है। अगले साल मार्च के आसपास ये बसेस आपको गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों सिटीज में ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दो अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों प्रयागराज की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन कंपनी CNDS ये दोनों मिलकर प्रयागराज के अंदर एक इंडो जापानीज कल्चर पार्क को सेटअप करेंगे और इसके लिए 124 करोड़ रुपीज का प्लान अनवेल किया गया है। दोस्तों कुंभ मेले के चलते प्रयागराज की पूरी दुनिया के अंदर जो कल्चरल छवि बन चुकी है, उसी को ही ये कल्चरल पार्क और इम्प्रूव करेगा, जहां पर भारत की सनातन हेरिटेज और जापान के शिंतो कल्चर को शोकेस किया जाएगा। यमुना रिवर के किनारे पर अराइल साइड में शिवालय पार्क के पास इस कल्चरल पार्क को तैयार किया जाएगा, जो फैला होगा ऑलमोस्ट 3 हेक्टेयर्स के एरिया में। लैंड यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ली गई है। 5 अलग अलग जोन्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे इनके द्वारा मिलकर, जहाँ पर हर एक जोन जापानीज शिंतो कल्चर और इंडियन सनातन कल्चर की शेयर्ड वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करेगा। मेडिटेशन, योगा, म्यूजिक, आर्ट, इस तरह की अलग अलग चीजों को यहाँ पर रेप्लिकेट करने की बात की जा रही है। मोस्टली अगले साल आपको यहाँ पर काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर CII पार्टनरशिप समिट कंक्लूड कर ली गई है, स्पेसिफिकली विशाखापट्टनम में, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार को 3.25 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुए हैं। तो दोस्तों ये एक 2 दिन की समिट थी, जो आंध्र प्रदेश सरकार के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित हुई है। दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट करवाई जाती है, उसी के लेंस पर इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार ने 613 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन किए हैं। सबसे ज्यादा 5.33 लाख करोड़ रुपीस की कमिटमेंट एनर्जी सेक्टर में ही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2.83 लाख करोड़ रुपीस, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 2.1 लाख करोड़ रुपीस, जबकि IT के एरिया में भी 1.59 लाख करोड़ रुपीस के प्रपोजल आए हैं। और क्योंकि उसके समिट से पहले आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 8.87 लाख करोड़ रुपीस के और प्रपोजल साइन किए गए थे, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर 20.25 लाख करोड़ रुपीस के टोटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आंध्र प्रदेश सरकार ने साइन किए हैं। और अगर ये सारी इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज कर ली जाती है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर 24 लाख जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट असम से है, जहाँ पर दोस्तों अडानी ग्रुप की 2 सब्सिडरी कंपनीज असम के अंदर 63,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं।
और इसके लिए उनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लेटर अवार्ड मिल चुका है। तो दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो अडानी पावर के द्वारा 48,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के ऊपर। 3,200 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी और मोस्टली 800 मेगावाट की 4 यूनिट्स यहाँ पर तैयार की जाएंगी अलग अलग फेजेस में। दिसंबर 2030 तक ये पूरा का पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा। दूसरी इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा की जाएगी 15,000 करोड़ रुपीस की और ये एक पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट को सेटअप करेंगे 2,700 मेगावाट की इसकी भी कैपेसिटी होगी। इन दोनों प्लेयर्स के चलते असम के अंदर 30,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो पैसेंजर ट्रेन की हाइजीन इशू को और सीरियसली लेंगे और अब वो एक नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने वाले हैं जिसके चलते पैसेंजर ट्रेन को जस्ट 56 सेकंड्स के अंदर अंदर ही साफ किया जा सकेगा। दोस्तों ट्रेन हाइजीन एक ऐसा इशू है जहां पर रेलवे कुछ खास अच्छा अचीव नहीं कर पाई है, चाहे वो कोई भी ट्रेन हो, प्रीमियम ट्रेन हो या फिर कोई आम ट्रेन हो। और हम इस चीज़ को भी बिलोव नहीं कर सकते हैं कि इसमें रेल पैसेंजर्स की भी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम में सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। रेलवे के मामले में तो ये बिल्कुल जीरो ही है। ओवर द ईयर्स रेलवे ने नोटिस किया है कि हाइजीन को लेकर जो कंप्लेंट्स है वो लगातार हर साल बढ़ती जा रही हैं और इवन वंदे भारत जैसी जो प्रीमियम ट्रेन है वहाँ पर भी इशू आ रहे हैं। स्पेशली वीमेन इश्यूज़ को ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में रेलवे ने अब डिसाइड किया है कि वो उनके क्लीनिंग और सैनिटेशन प्रोग्राम को पूरी तरह से ओवरहॉल कर देंगे, जिसमें फिलहाल अभी होता यह है कि ट्रेन जर्नी एंड होने पर या फिर शुरू होने से पहले या फिर ऐसे रेलवे स्टेशन जहाँ पर ट्रेन 10 से 15 मिनट के लिए रुकती है तो वहाँ पर सफाई का काम किया जाता है, क्योंकि सफाई के काम को समय लगता है। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा ये कि जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर ही क्लीनिंग की जा सकेगी। तो इससे रेलवे से टारगेट कर रही है कि हर 3-4 स्टेशन के गैप के बाद ट्रेन को साफ किया जाए, जिससे कि क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली ट्रेन आपको थोड़ी सी और साफ देखने को मिलेंगी। अभी इसको लेकर इनिशियल काम तो स्टार्ट कर दिए गए हैं, देखना ये है कि ये चीज़ कितनी इम्पैक्ट दे पाती है। अगली दो अपडेट एक नए एक्सप्रेसवे को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के प्लान्स आगे बढ़ा दिए गए हैं और अभी इसको लेकर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर उन्होंने रोड मिनिस्ट्री के पास में सबमिट कर दी है। दोस्तों पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे फिलहाल एक प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है जो हिस्सा होगा भारतमाला परियोजना का। पुणे से बेंगलुरु तक 699 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और अपने रास्ते में महाराष्ट्र की 3 जबकि कर्नाटका के 9 डिस्ट्रिक्ट से पास होगा। अभी जो डीपीआर सबमिट की गई है उसके अकॉर्डिंग 6 से 8 लेन का ये ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिससे कि इन दोनों सिटीज के बीच डिस्टेंस 95 किलोमीटर के आसपास कम होगा और साथ साथ ट्रैवलिंग टाइम जो कि 15 आवर्स के आसपास है वो कम होकर 7 घंटे तक आ जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको समय आधा होता हुआ दिखाई देगा। पुणे साइड पर इसको मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। 120 kmph की इसकी मैक्सिमम पर विजुअल स्पीड होगी और ऐसा भी कहा गया है कि पुणे और बेंगलुरु के पास 5-5 किलोमीटर की इमरजेंसी एयरस्ट्रिप भी बनाई जाएगी डिफेंस और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। कुल मिलाकर 42,000 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च आएगा अगर इसको बनाया जाता है। अभी एनएचएआई ने उनके द्वारा तो काम कंप्लीट कर दिया है, देखते हैं कब तक इसको अप्रूवल मिलती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।